साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और हम लोग साइकोलॉजी में बाल मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे शिक्षण के पार्ट 1 में हमने शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य की बात की थी। आज हम शिक्षण के पार्ट 2 में बात करेंगे कि शिक्षण के प्रकार क्या हैं, शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं और शिक्षण के सूत्र मुख्य रूप से कौन कौन हैं। तो इन कुल मिलाकर के जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार मैं फिर बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये किन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और इसके अलावा BEd, DLEd, एजुकेशनल जितने भी संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो भी एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, वो उन सभी छात्रों के लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो खासकर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट वाले इस वीडियो को जरूर देखें। शिक्षण, टीचिंग, तो इसके अर्थ के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि परिभाषा के बारे में और इसके विशेषता और उद्देश्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में, और वहाँ जाकर के बाल मनोविज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं इसी वीडियो के, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो वहाँ से भी आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी सूचना भी आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक मेरे ही चैनल के नाम से, टारगेट विद चंद्रा के नाम से, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की से संबंधित GS की भी उसमें जो PDF हैं, बुक्स हैं, उनको वहाँ पर शेयर किया जाता है, फ्री में दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वहाँ से आप अध्ययन करके आप सफल हो सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ग्रुप पे जुड़ने के लिए भी मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें आप ज्वाइन होकर के जितने भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक तरह ये कहा जाए कि आपकी के लिए एक सेवा है, आपके लिए एक सुविधा है, और ऐसी ऐसी बुक्स मिलेंगी जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होंगी, और होंगी भी तो बहुत महंगी महंगी बुक्स हैं, जो कि आप IAS, PCS, जितने भी लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियां हैं, चाहे वो करंट अफेयर का टॉपिक हो, सारी की सारी बुक्स जो हैं, मंथली जो मासिक जो पत्रिकाएं हैं, उनको भी उस टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो प्लीज़ जल्दी करें, आप जा करके उन बुक्स को डाउनलोड करें और टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने इस विषय की, टॉपिक की, शिक्षण, टीचिंग पार्ट 2। बात करते हैं हम लोग शिक्षण के प्रकार की। तो शिक्षण के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जाते हैं। एक पहला जो प्रकार है वो है एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण, ऑटोक्रेटिक टीचिंग, एक तंत्रात्मक शिक्षण। दूसरे प्रकार का जो शिक्षण है वो है लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण। और जो तीसरा प्रकार है वो तीसरा प्रकार है स्वतंत्रात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो शिक्षण के प्रकार हैं वो बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या है। एक तंत्रात्मक शिक्षण की जब कभी बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि ये क्या होगा, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित, ये शिक्षक केंद्रित होता है। अर्थात इस प्रकार के शिक्षण में मुख्य रूप से जो है वो शिक्षक ही छात्रों पर प्रभावी होता है, हावी रहता है। तो इस प्रकार के शिक्षण में, एक तंत्रात्मक शिक्षण में प्रधान कौन होता है, शिक्षक, और गौड़ कौन होता है, छात्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक शिक्षण की। तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र ये दोनों मिल करके क्या करते हैं,
शिक्षण करते हैं। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में जब बराबर की हिस्सेदारी शिक्षक और छात्र दोनों की होती है तो इस प्रकार के शिक्षण को हम लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक टीचिंग नाम देते हैं। लेकिन जब हम एक तंत्रात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो एक तंत्रात्मक शिक्षण को हम कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। क्या नाम दे सकते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण, जो कि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है हमारी, चाहे नई शिक्षा नीति हो या इसके पहले जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 आया था उसमें भी बाल केंद्रित शिक्षण की बात की गई है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रधान कौन होगा, मुख्य कौन होगा, छात्र होगा, और गौड़ कौन होगा, शिक्षक होगा। अर्थात जो भी शिक्षण प्रक्रिया की जा रही है वो मुख्य रूप से बालक को ध्यान में रख करके की जाएगी। अर्थात यहाँ पर प्रधान या मुख्य जो होगा वो कौन होगा, छात्र, और सेकेंडरी कौन होगा, वो आपका शिक्षक होगा। तो ये शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला शिक्षक केंद्रित है, दूसरा जो है वो सहयोगात्मक कह सकते हैं, लोकतंत्रात्मक, और तीसरा जो प्रकार है एक स्वतंत्रात्मक, इसमें क्या होगा, बाल केंद्र जो है शिक्षण की बात की जाएगी। तो ये 3 प्रकार दोस्तों, हमने इन 3 प्रकार की बात की। इस तरह से हमने पहले पॉइंट जो है शिक्षण के प्रकार को जाना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है, क्योंकि कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम ये कहते हैं कि शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम में भी हम यही कहते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत होता है, ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या क्या ये दोनों एक हैं या दोनों में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं बट एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इस बात को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में थॉमस ग्रीन ने एक बात कही है, ठीक है। थॉमस ग्रीन ने क्या कहा है कि शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता, अर्थात जो आपकी लर्निंग है उसके लिए शिक्षण तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है जरूर। इसका मतलब क्या है कि शिक्षण का लक्ष्य अधिगम तो हो सकता है पर हर एक शिक्षण से अधिगम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षण तो होता है, शिक्षण किया जाता है बट उससे बच्चों को कोई अधिगम नहीं होता, ठीक है, लेकिन अधिगम जो है बिना शिक्षण के संभव भी नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है। बिना शिक्षण के अधिगम संभव नहीं है लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है, ये थॉमस ग्रीन ने कहा है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जरूरी नहीं है कि शिक्षण जो है एक शिक्षक के द्वारा ही हो, जरूरी नहीं है कि जो हमें अधिगम होता है वो एक औपचारिक शिक्षक के द्वारा ही हो। कई बार हमें जो है अधिगम किसी वस्तु से, किसी घटना से, अपने एटमॉस्फेयर से, किसी जंगल में पेड़ पौधों से, हर एक वस्तु से हमें अधिगम हो सकता है, ठीक है। तो एक औपचारिक शिक्षक जो है उसके शिक्षण से भी अधिगम होता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों से भी अधिगम व्यक्ति को होता है। ये बात जो है यहाँ से समझी जा सकती है कि शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता और वो शिक्षण जरूरी नहीं है किसी शिक्षक के द्वारा किया जाए, लेकिन अधिगम के बिना शिक्षण संभव है। जैसे एक जो वकील है वो वकील केस लड़ता है, ठीक है, उसका उद्देश्य यह है कि केस हमें जीतना है, उसका उद्देश्य क्या है कि केस हमें जीतना है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो केस जीतेगा ही? उसका लक्ष्य तो है केस जीतना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीत ही जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है शिक्षण और अधिगम के संबंध को। ओके, आगे हम बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण का एक सिद्धांत हो सकता है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि जो भी शिक्षण किया जाए, शिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी शिक्षण की जाए, जो भी टीचिंग की जाए, उस टीचिंग का जीवन के साथ जुड़ाव होना चाहिए, वरना आपका शिक्षण उद्देश्यहीन हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन के साथ जुड़ाव होना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि आपने वास्तव में शिक्षण किया हुआ है। तो जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत ये कहता है। दूसरी अगर बात करें तो एक सिद्धांत आता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत,
वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सबसे पहले वैयक्तिक विभिन्नता होती क्या है? देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है एक जैसे नहीं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। चूंकि हमारे जीन्स अलग हैं, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, और ऐसा पूरी दुनिया में है। कोई एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन पूरी समानताएं संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो शिक्षण हो वो व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हो। हमारी क्लास में हर एक माइंड के, हर एक विचारधारा के अलग अलग मानसिक क्षमता के बच्चे बैठते हैं। तो हमें उनकी मानसिक क्षमताओं को, उनकी दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ाएं वो सिर्फ होशियार बच्चे समझें, बल्कि जो पिछड़े बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनकी समझ के बाहर हो। तो हमें हमारा शिक्षण करते समय ये ध्यान रखना है कि क्लास में विभिन्न तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, विभिन्न तरह की मानसिक क्षमताओं के बच्चे बैठे हुए हैं। उनकी मानसिक क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही हमें शिक्षण करना है, ताकि, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने शिक्षण किया और उसमें 10 में से सिर्फ 4 बच्चों को समझ में आया, तो इसका मतलब है कि आपका शिक्षण असफल हो गया। तो हमें व्यक्ति विभिन्नता का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगले अगर सिद्धांत की इसी में बात करें तो एक सिद्धांत होगा चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है? चयन का सिद्धांत कहता है कि जो भी आप शिक्षण करने जा रहे हो, जो आपने टीचिंग प्लान बनाया हुआ है, वो टीचिंग प्लान बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अर्थात आप सिलेक्टेड टीचिंग प्लान बनाइए। आपके बच्चे किस क्षमता के हैं, उनकी मस्तिष्क की क्षमता क्या है, वो किस परिवेश से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। आप अगर, और देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि एक टीचिंग प्लान जो है वो एक स्कूल के लिए ही लागू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दूसरे बच्चों के लिए भी वो सफल हो, क्योंकि दूसरे स्कूल के बच्चों जो हैं उनकी मानसिक शक्तियों में विभिन्नता हो सकती है, क्षमताओं में विभिन्नता हो सकती है, मानसिक क्षमताओं में विभिन्नता हो सकती है, और हमारे बच्चे जो हैं उनसे अलग हो सकते हैं। तो हमने अगर अपनी क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान बनाया हुआ है, तो वो हमारे ही यहाँ काम करेगा, दूसरी जगह नहीं काम करेगा। और वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी क्लास के बच्चों के लिए ही सिलेक्ट करके अपना टीचिंग तैयार किया हुआ है। तो चयन का सिद्धांत ये कहता है कि हमें अपने बच्चों को देखते हुए, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने विषय वस्तु को, अपने कंटेंट को बनाना चाहिए, अपने प्लान को उसी तरह क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। अगर बच्चे कमजोर हैं तो सरल से सरल जो है हमें अपनी विषय वस्तु को रखना होगा और अपने शिक्षण को भी सरल तरीके से ही पेश करना होगा। एक बेहतरीन शिक्षण कौशल का इस्तेमाल हमें अपने शिक्षण में करना होगा। चयन का सिद्धांत तो ये कहता है। अगले सिद्धांत की अगर बात करें तो जैसे अगला हमारा सिद्धांत कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अब इसका क्या मतलब है? क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि शिक्षण गतिविधि आधारित होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम शिक्षण करें। अपनी टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ शामिल करें। ऐसा नहीं कि हम किताब उठाएं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, फिर बच्चों से पढ़वाएं। ठीक है, तो ऐसे में कई बार क्लास जो है वो बोरिंग महसूस होती है। जो भी आप टीचिंग प्लान बना करके गए हैं, उस टीचिंग प्लान में उस टॉपिक से संबंधित जो आपका कंटेंट है उससे संबंधित एक एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि मनोरंजक होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे खेल खेल में जो है उसको सीख लेंगे। तो ये जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है वो ये कहता है। और आपने पढ़ा होगा मारिया मॉन्टेसरी का जो मॉन्टेसरी विधि है, शिक्षण विधि, इसके अलावा आपने किंडरगार्टन फ्रोबेल की पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा खेल विधि जो है कार्डवेल कुक की है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डाल्टन योजना। तो इस तरीके से बहुत सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई हैं, वो यही कहती हैं कि बालक को स्वयं करके सिखाया जाए, स्वयं करके उनको सिखाया जाए, खुद करके सीखे और एक्टिविटी के माध्यम से। आज जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है बेसिक की अगर बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाएं ताकि उनको पता ही ना चले, खेल खेल में वो अपनी विषय वस्तु को, अपने पाठ को पढ़ लें। ठीक है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है। अगले सिद्धांत की अगर हम बात करें, जैसे अगला सिद्धांत जो है वो क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि आप किताब के अनुसार ही चलें। रुचि का सिद्धांत,
आप अपने तर्क का इस्तेमाल भी करें, अपने विवेक का इस्तेमाल भी करें। रुचि का सिद्धांत हो सकता है, इसके अलावा अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी हो सकता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? रुचि के सिद्धांत की बात करें, इसका मतलब ये है कि हमारा जो विषय वस्तु है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका हम शिक्षण करने जा रहे हैं, वो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग हो, अर्थात उनके इंटरेस्ट की हो। अगर रुचि से बाहर होगी, उन पे उस शिक्षण में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो शिक्षण बोरिंग लगेगा। बच्चे जो है अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, उनका मन ही पढ़ने में नहीं लगेगा, उनका मस्तिष्क ही नहीं काम करेगा। तो रुचि का सिद्धांत जो है ये कहता है कि हम जो भी पढ़ाएं वो बच्चों के इंटरेस्ट से जुड़ी हुई हो, इंटरेस्टिंग क्लास हो, इंटरेस्टिंग टीचिंग होनी चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि हमें बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वो आपके शिक्षण में कनेक्टेड नहीं होंगे, वो आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपके विषय वस्तु से वो अपने आप को अलग महसूस करेंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि पहले बच्चों को मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, उनको जागरूक करिए, उनके अंदर की शक्तियों को बाहर लाइए, उनके इंटरेस्ट को निकालिए। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो बच्चे आप जो भी पढ़ा रहे होते हैं उनमें उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और अगर आप ये कर पा गए, ठीक है, अपने शिक्षण में अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर पा गए तो समझ लीजिए आपका शिक्षण का आधा काम तो इसी तरह जो है यूं ही आपका हो जाएगा। बाकी आप जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं वही रह जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट हमें करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। अपनी क्लास में जाएं तो बच्चे जो हैं, चूंकि बच्चे एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उनका ध्यान कहीं और रहता है, इसलिए सबसे बच्चों से कुछ ऐसी बातें करें ताकि वो मोटिवेट हों, उनको समझाएं, शिक्षा का महत्व बताएं, तो वो फिर वो मोटिवेट होते हैं। और इसके बाद जब आप शिक्षण करेंगे तो आपका शिक्षण जो है वो सफल रहेगा। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहता है। इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं, जैसे मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत ये भी शिक्षण का एक सिद्धांत हो सकता है, अर्थात हम जो भी पढ़ाएं वो मनोरंजक होना चाहिए, मनोरंजक तरीके से पढ़ाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो उन कार्टून के जो कैरेक्टर होते हैं, उनके जो पात्र होते हैं, उनको याद कर लेते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको वो इंटरेस्टिंग लगता है, उनको उस पर मज़ा आता है। तो हमारी जो क्लास हो, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो है वो कैसी होनी चाहिए? मनोरंजक होनी चाहिए। छोटे या बड़े स्तर के भी बच्चे हों, वो उनके लिए भी ये जो है मनोरंजन का सिद्धांत काम करेगा। बच्चों को पता ही ना चले, मनोरंजन के साथ में उनका शिक्षण हो जाए। ठीक है, तो ये क्या मनोरंजन का सिद्धांत कहता है। तो इस तरह से शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं जिन पर हमने बात की। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे शिक्षण के स्तर की। ये वाला क्लियर हो गया। अब बचा शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। एक तो है पहला वाला स्मृति स्तर। ये हार्बर्ट महोदय के द्वारा दिया गया है। मेमोरी लेवल। किसने दिया है? सबसे पहले हार्बर्ट महोदय ने इसको दिया। दूसरा जो है वो है ग्रहण या अवबोध स्तर। इसको क्या नाम अंग्रेजी में दे सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके बाद तीसरा है चिंतन स्तर, चिंतन या विमर्श स्तर। ये क्या है? इसे हम नाम देंगे थिंकिंग और रिफ्लेक्शन लेवल। थिंकिंग या रिफ्लेक्शन लेवल। तो ये 3 स्मृति के स्तर बताए गए हैं। क्या मतलब है?
सॉरी शिक्षण के स्तर बताए गए हैं। पहला जो है स्मृति स्तर, इसका मतलब है कि जब शिक्षण होता है तो एक शिक्षण किस प्रकार का होता है, एक लेवल, शिक्षण का एक लेवल होता है कि जब चीज़ें बच्चा याद रखता है, बार बार अभ्यास करके, बार बार प्रैक्टिस करके चीज़ों को वो याद रख लेता है, तो वो चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। पहला पॉइंट, पहला स्टेप तो ये है मेमोरी लेवल, वो मेमोरी में रखता है और इसको सबसे पहले हर्बर्ट ने दिया। उसके बाद जब ग्रहण या अवबोध स्तर की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करेंगे, तो अब ये मेमोरी से आगे की बात हो गई। अर्थात आपने जो मेमोरी को रखा है अपने माइंड में, वो अब मेमोरी में जो चीज़ें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उनकी समझ भी होनी चाहिए। अर्थात उनको आप आत्मसात करें, ठीक है, आत्मसात करें, समावेशन करें, तो ग्रहण करें उसको। अवबोध स्तर, देखिए अब इन तीनों के बारे में अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गीता रामायण के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वेद पुराणों के बारे में नॉलेज होता है। नॉलेज स्तर और स्मृति स्तर ये हो गया, अर्थात वो चीज़ों को अपने दिमाग में याद कर लेते हैं, रख लेते हैं बहुत समय तक, और जब कभी भी वाद विवाद होता है तो वो सारे उस कैरेक्टर के बारे में, महाभारत या रामायण के कैरेक्टर के बारे में बता पाते हैं, उसके जो चीज़ें लिखी उसके बारे में अच्छे से बता पाते हैं। ये तो स्मृति लेवल हो गया। ग्रहण या अवबोध स्तर ये है कि कई बार लोग कहते हैं ना कि पढ़े तो आप बहुत ज़्यादा हो लेकिन खुद करते हो या नहीं, ठीक है। तो आपने गीता रामायण पढ़ तो लिया, लेकिन उससे आपने सीखा क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, वो जो लेवल है शिक्षण का वो है ग्रहण या अवबोध स्तर, ठीक। अब शिक्षण का जो तीसरा स्तर है कि अगर आपने गीता से सीखा है और सीख करके आपने अपने जीवन में उसको उतारा है, धरातल में उतारा है, वो तभी आप क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तभी आप उस पर विमर्श कर सकते हैं, तभी उन चीज़ों में आप तर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है सबसे, और लेकिन ये भी जरूरी है कि ये जो थर्ड स्टेप है थिंकिंग या रिफ्लेक्शन लेवल, ये इन दोनों के बिना संभव नहीं है। सबसे पहले तो चीज़ें मेमोरी पे आनी चाहिए, उसके बाद वो फिर क्या है, समझ में, अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, तब जा करके अब आप चिंतन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास चीज़ें होंगी तभी आप किसी को दे सकते हो, अर्थात आपने स्मृति पे लिया, उसको एक्सेप्ट किया, महसूस किया, और उसके बाद आप उस पर उनको आप निकाल सकते हो। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, विचार विमर्श किन चीज़ों पे किया जाता है, जो चीज़ें आपके मस्तिष्क में, आपकी मेमोरी में पहले से हैं। हमारे चिंतन के स्तर में यही चीज़, चिंतन का जो सोपान होते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं खुद बताऊंगा कि चिंतन कैसे हो सकता है, चिंतन किन चीज़ों पर होता है। चिंतन जो आपके मस्तिष्क में पहले से जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है आपके मस्तिष्क में पहले से है, उन्हीं इंफॉर्मेशन पर ही तो चिंतन होता है। अगर आपका दिमाग खाली कर दिया जाए तो आप बताइए किन चीज़ों पर कैसे आप चिंतन करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन शब्द का यूज इसीलिए किया गया है कि आपके पास जो थी मेमोरी में, अब उनको रिफ्लेक्ट करके आप उनको विचार विमर्श उन पर करना शुरू करते हैं। तो ये शिक्षण के 3 स्तर हैं, इसको हर्बर्ट ने दिया। इसकी अगर बात करें तो मॉरिसन ने दिया, ये तो छूट रहा था, मॉरिसन ने, और इसको दिया है हंट महोदय ने। तो जो स्मृति स्तर है उसको हर्बर्ट ने दिया, जो ग्रहण या अवबोध स्तर है उसको मॉरिसन ने दिया, और जो आपका चिंतन या विमर्श स्तर है उसे हंट ने दिया। तो हम लोग यहाँ पर शिक्षण के स्तर की बात कर चुके। अब हम लास्ट जो आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है वो है, लास्ट जो पॉइंट है वो है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण के कई सूत्र हैं, जैसे मैं लिखे दे रहा हूँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक हो सकता है, होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक। इसी का एक दूसरा नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक। एक होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। और कौन कौन से होते हैं, जैसे एक हो सकता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
है ना। और क्या हो सकता है, सरल से कठिन की ओर। तो इस तरह से कई सारे शिक्षण के सूत्र होते हैं। हमें इन शिक्षण सूत्रों का इस्तेमाल अपने शिक्षण में करना चाहिए। हमें शिक्षण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले से जो बच्चों को ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वहाँ से शुरू करके तब जा करके हम अज्ञात की तरफ, जो चीज़ नहीं पता है वहाँ पहुँचें। अगर अचानक से जो चीज़ उनको नहीं पता है वो बताना शुरू कर देंगे तो वो असहज महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर आपके पास नई चीज़ अचानक आ जाए तो आप खुद सोचिए, आप एकदम हड़बड़ाहट आपके अंदर होगी। तो वो तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें पहले वो बताना है जो उनको पहले से पता हो। मूर्त से अमूर्त की ओर की अगर बात करें, मूर्त से अमूर्त की अगर बात करें तो इसका क्या मतलब है कि हम जो शिक्षण कार्य करें वो मूर्त चीज़ों से शुरू करें, अर्थात जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, पहले से वो जानते हैं, वहाँ से शुरू करें, तब जाकर के अमूर्त की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। और इसी का एक दूसरा रूप भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से मतलब जो चीज़ पहले से आकार जिसका कोई है, ठीक है, उसका कोई आयतन है, आकार है, क्षेत्रफल है, ऐसी वस्तुओं से शुरू करके तब हम छोटे रूप में जा सकते हैं, सूक्ष्म की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा ही अगला सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। ये जो है गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक इकाई के रूप में काम करता है, संपूर्ण आकार के रूप में काम करता है। अर्थात जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो पहले हम पूर्ण रूप में देखते हैं। ठीक है। जैसे आप पेड़ के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे पहले पेड़ पूरा देखते हैं। ठीक है। पहले पूरा पेड़ देखते हैं, तब जाकर के आप उनको देखेंगे कि वो उनके पार्ट्स पर जाते हैं, अर्थात ब्रांचेज में जाएंगे, लीव्स में जाएंगे, स्टेम पे जाएंगे, उसके रूट्स पर जाएंगे। तो पहले वो पूर्ण रूप से हमारा मस्तिष्क की चीज़ों को देखता है, उसके बाद अंश की तरफ। अगर बॉडी पार्ट्स पढ़ाना है तो पहले हमें पूरा बॉडी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ काट के अलग दिखा दिया, ठीक है, पहले ही उसके बारे में बताना शुरू कर दिए, तो इस तरह से जो है वो समस्या बच्चों में उत्पन्न होगी। पहले क्या करना है, पूर्ण चीज़ें दिखानी है, फिर अंश की तरफ जाना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका मतलब क्या है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब क्या है, ये आगमन विधि पर आधारित है। इसमें क्या होगा कि पहले कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, उन उदाहरण के हिसाब से कुछ जो है वो बच्चा फिर आगे उनका सामान्यकरण कर देता है, उनके आधार पर समस्याओं का समाधान कर लेता है। सरल से कठिन की ओर का मतलब वही है कि हमें बच्चों को पहले सरल पढ़ाना है, उसके बाद कठिन की तरफ जाना है। ठीक है। तो ये कुछ शिक्षण के सूत्र हैं जो हमें शिक्षण में अपने इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।